नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध यादव श्री यथार्थ आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे, पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जाए हम लोग बहुत आराम से जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी को समाप्त किए। अब हम बारी है जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी की। ठीक है, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो है, जैसा कि आप जानते हैं, नाम ही उसका है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2। और यहाँ पर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो पहला चैप्टर है जो है आपका संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। ठीक, संसाधन एवं विकास यह आपका पहला चैप्टर है। और इसमें हम लोग संसाधन देखेंगे किसे कहते हैं और विकास को देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखा जाए अगर हम बात करें व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो जैसे सपोज दैट यह पृथ्वी है। यह क्या है? पृथ्वी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यह पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुई गैसों के जो आवरण हैं, इनसे मिलकर के हमारे किसका निर्माण होता है? वायुमंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वायुमंडल का निर्माण होता है। और इसी वायुमंडल में हम आप क्या कहते हैं? रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और जब रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है अगर हम रहते हैं तो हमारी कुछ न कुछ क्या होती हैं? आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती हैं? आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आवश्यकताएं ही देखा जाए आविष्कार की क्या है? जननी है। ठीक, जैसे हम मनुष्य जब क्या हुआ, स्थायी जीवन यापन करना शुरू किया तो उसे आग की ज़रूरत पड़ी, भोजन की ज़रूरत पड़ी। कि पहले वो शिकार करता था, जहाँ जाता था वहीं पर अपना शिकार किया, वहीं रात व्यतीत कर लिया। फिर उसे लगा कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला है, वह एक जगह स्थायी होना शुरू हुआ। तो स्थायी होना शुरू हुआ तो अब उसे लगा कि अब शिकार नहीं कर पाएंगे, तो बल्कि अपने भोजन की व्यवस्था की। भोजन की व्यवस्था में उसने देखा कि जब आग की खोज हुई, पका पकाया भोजन करना शुरू किया तो उसे और ज़्यादा आनंद आया। तो इस प्रकार से हर चीज़ें धीरे धीरे क्या होती गई? ज़रूरतें बढ़ती गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जो है धीरे धीरे प्रौद्योगिकी और आर्थिक रूप से संभाव्य जो सांस्कृतिक रूप से मान्य चीज़ें हैं, उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? तो संसाधन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? संसाधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब जो है हम लोग बात करते हैं, यहाँ एक डिफिनीशन नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने में, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता पूरी करने में आवश्यकता पूरी करने में प्रयुक्त की जा सकती है। प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, प्रयुक्त की जा सकती है। और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है
मान्य है, एक संसाधन है। क्या है? एक संसाधन है। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का डिफिनीशन पूरा वही उतारा है, क्योंकि इसमें मैंने फेर बदल नहीं किया है। ठीक है, तो यानी हमारे पर्यावरण में जो भी प्रत्येक वस्तु हमारी आवश्यकता के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। जैसे देखा जाए, अब माचिस बनाना है हमें, तो माचिस के लिए क्या है, लकड़ी चाहिए, लकड़ी उपलब्ध है। ठीक है, उसके लिए फास्फोरस चाहिए, फास्फोरस के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग है, प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, और आर्थिक रूप से संभावनाएं भी उसकी हैं, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है कि बिना आग के कुछ संभव नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह क्या हो सकता है, एक संसाधन हो सकता है। ठीक है, क्लियर। संसाधन देखा जाए मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन जितने भी हैं वह क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि नेचुरली रूप से जो संसाधन हैं वह तो हैं ही हैं, लेकिन उनका प्रयोग कर एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, तो मनुष्य को जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगले पॉइंट में नोट करते हैं, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। क्लियर। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। ठीक है, यानी संसाधन जब बनाने में मानव की भूमिका अग्रणी है, तो जाहिर सी बात है कि मानव भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, मानव भी क्या है, एक संसाधन है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर जो संसाधन का वर्गीकरण देख लेंगे। संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर अगर हम संसाधन की बात करते हैं, तो यहाँ संसाधन को मेनली शुरुआत में हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कौन सा है, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो एक होता नवीकरण योग्य और एक होता अनवीकरण योग्य। एक है नवीकरणीय योग्य, नवीकरण योग्य, दूसरा है अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य माने एक क्या है कि अगर वह समाप्त होता है उसे हम फिर से बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य देखा जाए, सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड में विद्यमान है, तो यह कभी समाप्त नहीं होगा और इसका हम प्रयोग करते रहेंगे। अनवीकरणीय का मतलब है जैसे कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला क्या होगा, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसका हम पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखा जाए नवीकरण को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। दो भागों में डिवाइड किए। आ गया एक सतत अथवा प्रवाह, एक सतत या प्रवाह, या प्रवाह जैसे पवन या जल, जैसे पवन और जल।
यह क्या है, सतत है। नवीकरण में पवन क्या है, जब तक हम पृथ्वी रहेगी, हम आप रहेंगे, पवन रहेगा, जल रहेगा। ठीक है। दूसरा है, देखा जाए जैव, जैव जैविक माने इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्राकृतिक वनस्पति या वन, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति या इसी को वन कहते हैं, फॉरेस्ट। दूसरा है वन्य जीव, वन्य जीव। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कौन सा, अनवीकरणीय। अगर हम अनवीकरणीय की बात करें तो अनवीकरणीय को भी कितने भागों में डिवाइड करेंगे। अनवीकरणीय को हम लोग दो भागों में, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पुनः चक्रीय, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा मान लीजिए हमने कोई सामान बनाया, अब वह सामान क्या हो गया कि बेकार हो गया, तो लोहे को हम मेल्ट करके फिर से कोई दूसरा इक्विपमेंट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुनः चक्री में धातुएं आ गई। एग्जाम्पल धातुएं, धातुएं। ठीक है। और है अचक्रीय, अचक्रीय जिसका हम पुनः क्या कर सकते हैं, कोई पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। इसमें आ गया आपका जीवाश्म ईंधन। कौन सा आ गया, जीवाश्म ईंधन। जैसे आप जानते हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, अगर यह समाप्त जिस दिन हो गई उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उस दिन क्या हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब मानवीय में आएंगे संरचनाएं एवं संस्थाएं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें है संरचनाएं एवं संस्थाएं, एवं संस्थाएं, पहली चीज हो गई। दूसरा है, ठीक है, दूसरी अगर हम चीज़ों की बात करते हैं तो दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो देखा जाए यहाँ जो संरचना है, जैसे समाज की संरचना कैसे हुई, किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना कैसे हुई, संस्थाएं कैसे डेवलप हुई, ठीक है, और किसी भी चीज़ की जो मात्रा और गुणवत्ता उस पर क्या होता है, उस पर पूरा का पूरा जो है अधिकार या डेवलपमेंट करने का श्रेय किसे जाता है, तो मनुष्य को जाता है। किसको जाता है, मनुष्य को जाता है। ठीक है, यह तो संसाधनों के वर्गीकरण में हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। ठीक है, चलें आगे। चलिए चलिए और एक और देख लेते हैं, वर्गीकरण में ही देखा जाए, नोट्स के रूप में लिख करके इसे देखेंगे। नोट्स के रूप में लिख के देखेंगे। जैसे है, अगर आपसे कहा जाए उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, संसाधन तो जैव और अजैव, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन दो प्रकार के हैं। ठीक, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, अमूमन जो हमने बताया हुआ तो सभी जानते हैं, लेकिन जब यह सवाल पूछा जाता है तो अगर आप जानते होंगे तो क्लियर कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे गलत होगा। ठीक है, समाप्यता के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, समाप्यता के आधार पर देखा जाए नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य
योग्य व अनवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। जैसे हमने बताया आपका पवन ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है, यह सब नवीकरणीय योग्य हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब क्या है? अनवीकरणीय योग्य हैं। यह समाप्तता के आधार पर, माने अनवीकरणीय वाले क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक। स्वामित्व के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए, वर्गीकरण हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसे व्यक्तिगत का मतलब हमारा, ठीक है। सामुदायिक का मतलब है सभी का। सभी का मतलब जैसे आप देखते हैं सामुदायिक, अगर रेलवे है, परिवहन है, ठीक है, यह सब क्या है? स्वास्थ्य है, यह सामुदायिक है जो सरकारी क्षेत्र में है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब है किसी राष्ट्र के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है सभी राष्ट्रों को मिला करके, ठीक है। तो देखा जाए व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अगला है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, अगर हम विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार, संभावी विकसित भंडार और संचयी कोष, ठीक है। संभावी की माने जैसे आज के समय में हम बात करते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान में यह संभावना है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है। और विकसित भंडार का मतलब जैसे आप देखते हैं मुंबई हाई में, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा में पेट्रोलियम पाया जा रहा है, ठीक है। संचयी कोष का मतलब है कि हमारे पास पेट्रोलियम का पर्याप्त भंडार नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, मंगा करके अपने ज़रूरत के अनुसार से उसको रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उसे हमने क्या कह दिया? संचित कोष कह दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जो अगला पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे वह है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने जो बताया वही सभी संसाधन हैं, ठीक है। इसको जो है हमें बताने की बात नहीं है, ठीक। तो इसी का क्या किया गया? एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको जानते होंगे, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। हेडिंग दे देंगे विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग देखने का जो प्रयास करेंगे वह है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। जैसे देखा जाए भारत के विशेषकर पश्चिमी राज्य गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी राज्य
भारत के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात और राजस्थान में पर्याप्त पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, ठीक है, लेकिन संभावनाएं हैं, ठीक है। विकसित संसाधन आप जानते ही हैं कि जो डेवलप हो गए उन्हें हम विकसित कहते हैं, ठीक है। भंडार का मतलब जो हमने क्या किए, रिजर्व कर लिए। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है आपको जानना हो, बता रहा हूं, संचित कोष। संचित कोष यह संसाधन भंडार का हिस्सा है। जैसे हमने खनिज तेल पेट्रोलियम मंगा के क्या किया, रिजर्व कर लिया, उसे हम क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। ठीक, क्लियर। तो यह हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ वर्गीकरण को देखने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम लोग संसाधनों के विकास की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, संसाधनों के विकास की बात करेंगे। आखिर संसाधनों का जो है विकास कैसे होता है, किस आधार पर होता है, ठीक है। क्या हम जब एनालाइज करते हैं तो हमें यह पता है क्या कि शुरू से हमारे पास एरोप्लेन थी, शुरू से हमारे पास ट्रेन थी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ट्रेनों का संचालन 1853 से होता है, वायुयान का जो संचालन 1911 से होता है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि इसका विकास क्या हुआ है, बाद में हुआ है। जैसे जैसे हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी तकनीकी आगे बढ़ती गई है, उसी रिफरेंस में इन सब का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ठीक, नोट करते हैं, लिखेंगे। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ संसाधन का प्रयोग करता है। जैसे सपोज दैट अगर हम कहते हैं कि हम जो है हाई फाई संसाधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आज के समय में दुनिया मोबाइल का प्रयोग कर रही है कि नहीं कर रही है, यह भी एक क्या है, दूर संचार संसाधन है, ठीक है। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पानी के लिए क्या कर रहे हैं, समरसेबल का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी एक संसाधन है। बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे देखा जाए, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण हैं। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए
रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण हैं। क्या है? संसाधन महत्वपूर्ण है जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे आज के समय में जीवन क्या है, बहुत बहुमूल्य है, तो इसे मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक। मानव ने संसाधन का जो है अंधाधुंध प्रयोग किया है। मानव ने क्या किया है? मानव ने ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन प्रकृति की देन है, देन है। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने परिणाम स्वरूप मनुष्य ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, अंधाधुंध उपयोग किया है। जैसे सपोज दैट जल की अगर हम बात करें तो जल देखा जाए, लोगों को पहले लगा कि जल कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम जल का प्रयोग कुएं के माध्यम से करना शुरू किए, तो जल की जितनी आवश्यकता थी उतना हम कुएं से निकालते थे। बाद में हैंडपाइप आ गया, तो कहीं ना कहीं जल का दुरुपयोग बढ़ा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर देखा जाए जो है, अब समरसेबल आ गया है, आपको मंजन करना है, आपने समरसेबल चालू किया, पानी बह रहा है। अब कई जगह तो ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अगर इसी प्रकार से उपयोग होता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा कि जल के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए उपयोग किया है, इसका परिणाम क्या है, इससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उपयोग किया है, इससे निम्नवत समस्याएं उत्पन्न हुई, इससे निम्नवत समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहला क्या है? कुछ व्यक्तियों के लालचवश में संसाधनों का ह्रास, कुछ व्यक्तियों के लालचवश के कारण संसाधनों का ह्रास, संसाधनों का ह्रास। ठीक है, दूसरा है संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गया। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गया। जिसके कारण संसाधन दो भागों में विभक्त हो गया, जिसके कारण समाज दो हिस्सों में
विभक्त हो गया, जिसके कारण समाज दो भागों में विभक्त हो गया। विभक्त हो गया, ठीक है। जिसमें पहला है संसाधन युक्त समाज। एक तो हो गया कौन सा, संसाधन युक्त समाज, और दूसरा हो गया संसाधन विहीन समाज। दूसरा कौन हो गया, संसाधन विहीन समाज। विहीन समाज, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर सभी संसाधन मौजूद हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई संसाधन अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया। संकट उत्पन्न हो गया कौन सा संकट, जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण, ओजोन डिप्लीशन हो गया, भूमि निम्नीकरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, और भूमि निम्नीकरण इत्यादि। निम्नीकरण इत्यादि, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं तो भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होने का कारण क्या था कि वर्तमान संदर्भ में लगातार हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, और जिसमें हम देखा जाए जो प्रकृति के अनुकूल ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं देखा जाए जीवाश्म ईंधन का, ठीक है। और साथ ही साथ ओजोन डिप्लीशन का कारण क्या है कि भाई हमने वृक्षों को काट दिया, हमने जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो नेचुरली रूप से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होना चाहिए, वह लगातार बढ़ रही है, और जिसके कारण यह सूर्य की विकिरण को आने देती है लेकिन पार्थिव विकिरण को वापस जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जिससे पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो यह क्या है, भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग की बात है। ओजोन डिप्लीशन की बात करूं तो आज के समय में क्या है, लोगों को एसी फ्रिज इसकी आवश्यकता है, तो इसमें क्या होता है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यह सभी क्या करती हैं, ओजोन डिप्लीशन का कारण बनती हैं, ठीक है। और तमाम तरीके के पर्यावरण प्रदूषण का मतलब हुआ हम पन्नी का प्रयोग कर रहे हैं, पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह भी प्रदूषण, ठीक है। तो यह सब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग पर आते हैं, सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास आर्थिक विकास का जो अर्थ है कि यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए यदि हम विकास करते हैं तो यह विकास स्थायी होता है, ठीक है।
और लंबे समय तक चलता है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्य किए जाते हैं जिससे क्या लाभ होता है? जिससे भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना नहीं होती। भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना नहीं होती। अवहेलना नहीं होती। नहीं होती। ठीक है। कहने का सेंस यह है कि अगर हम, जैसे आज के समय में हमें कोयला मिला, पेट्रोलियम मिला, प्राकृतिक गैस मिला है, तो हम क्या करें कि माने नए संसाधनों पर चर्चा ही ना करें, नए संसाधनों का डेवलपमेंट ही ना करें और इसी को हम क्या करें, समाप्त कर डालें, तो क्या होगा? भावी पीढ़ी के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, उनकी अवहेलना हमने किया है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैकल्पिक ईंधन का भी प्रयोग करते हुए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कुछ मात्रा में उनके लिए भी हम छोड़ देंगे, रिजर्व रखेंगे। ठीक है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहे हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक, 1992। देखा जाए 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पहली बार विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, इस प्रकार से तो देखा जाए कहीं ना कहीं पर्यावरण नाम की जो चीज़ है वह बचेगी ही नहीं। तो यहीं पर एक नया एजेंडा ने नए कॉन्सेप्ट पर बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और एजेंडा 21 को अपनाया गया। ठीक है। देखेंगे, लिखेंगे वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विश्व स्तर पर उभरते हुए
उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं समस्याओं का हल ढूंढना था। हल ढूंढना था। ठीक है, हल ढूंढना था। सम्मेलन में अगले पॉइंट पे बात करेंगे। सम्मेलन में एकत्रित सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया। ठीक है, क्या किया? हस्ताक्षर किया। ठीक, अगला पॉइंट, इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई। सहमति जताई गई। ठीक है, कि वनों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। और देखा जाए वनों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, जैसे मैं भारत की वन नीति की बात करूं, तो भारत की जो वन नीति है उसके अकॉर्डिंग भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो वन कितना है? लगभग 21 दशमलव समथिंग। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 अपनाया गया। ठीक है, क्या अपनाया गया? एजेंडा 21 अपनाया गया कि किस प्रकार से 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा की गई। अब हम लोग देखते हैं एजेंडा 21।
एजेंडा 21। इसका उद्देश्य था सतत पोषणीय भूमंडलीय विकास को स्थापित करना, हासिल करना। सतत भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह एजेंडा 21 21वीं शताब्दी के लिए अपनाया गया। यह जो है ठीक, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। को हासिल करना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन हेडिंग दे देंगे, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे उसे सिस्टमेटिक वे में जो है देखा जाए डिवाइड करना या इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ठीक। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य क्या है, नीति है। किस प्रकार से, अब पता चला कि आपके पास संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए बिजली है, सपोज दैट आपको बिल नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, ज़रूरत नहीं है फिर भी बिजली जला के छोड़े रहेंगे, यह तो अविवेकपूर्ण हो गया। तो विवेकपूर्ण अगर आप उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। हमें आवश्यकता है तो हमने जलाया, नहीं आवश्यकता तो ऑफ किया, ज़रूरत है तो फैन चलाएंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, उपयोग करना, नियोजन करना। ठीक है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। सर्वमान्य रणनीति है। ठीक है, जैसे देखा जाए आज बिजली का मीटर क्यों लगाया गया, गवर्नमेंट ने भी सोचा, देखा कि अगर हम नहीं बिजली का कुछ पैसा लेंगे तो हो क्या रहा है, लोग अगर लाइट जलाए हैं जला के ही छोड़ दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही हमने मीटर लगाया और मीटर लगाने के बाद देखा कि मीटर के आधार पर बिल आना शुरू हुआ, तो लोगों ने क्या किया, ज़रूरत नहीं तुरंत बंद करो, ज़रूरत है तभी चालू करो, उतनी देर के लिए चालू करो जितने में काम हो जाए। ठीक है, तो यह क्या किया, गवर्नमेंट ने एक रणनीति स्ट्रेटजी अपनाई। ठीक है, नियोजन के लिए। और भारत जैसे देश में देखा जाए यह आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन
प्रत्येक जगह सामान्य रूप में नहीं पाए जा रहे हैं, बल्कि बहुत ही विरल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संसाधन पाए जा रहे हैं। जैसे उत्तर भारत में देखा जाए कोई भी संसाधन नहीं पाया जा रहा है, संसाधन विहीन है। वहीं पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या संसाधन बाहुल्य है। अब क्या करेंगे? तो भाई सबको कहीं ना कहीं, हमें भी कोयला चाहिए, उनको भी भोजन पानी चाहिए। तो सबको क्या करना है? डिवाइडेशन करना है, और विदाउट यह रणनीति, स्ट्रेटजी के नहीं संभव हो सकता है। भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है। भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है। बहुत विविधता है, विविधता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, विविधता का मतलब बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधनों की बहुलता है, बहुत से ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो संसाधन विहीन हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुलता है। ठीक है, क्लियर? इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर लागू किया गया है। ठीक है, लागू किया गया है। ठीक है, अब देखा जाए भारत में संसाधन नियोजन की बात करते हैं। लागू तो कर दिया गया, लेकिन किस प्रकार से लागू किया गया, कौन कौन सी समस्याएं हैं, यहाँ से सवाल बड़ा ही टिपिकल और उलझाऊ बनता है। क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः पेपर सेटर क्या करता है, वह शब्दों से खेलता है, और शब्दों से खेलना बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो बहुत कठिन नहीं है, नहीं समझ में आया तो बहुत आसान भी नहीं है। ठीक, चलिए, भारत में संसाधन नियोजन ठीक है, तो संसाधन नियोजन में सबसे पहले क्या करना है? संसाधनों की पहचान करना है। संसाधनों का पहचान कर उनको क्या करना है? जो कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, कहाँ पर आवश्यकता है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसे जो है उस एक्टिविटी को करना पड़ेगा। यानी 3 भागों में इसे क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन
एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। पहला है देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करना। पहला, देश की विभिन्न संसाधनों का पहचान करना। विभिन्न संसाधनों की पहचान करना। ठीक है। दूसरा जो है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उचित प्रौद्योगिकी व कौशल की पहचान करना। उचित प्रौद्योगिकी व कौशल की पहचान करना। व पहचान करना। ठीक है। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को संसाधन विकास योजनाओं संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि देश की विभिन्न संसाधनों की पहले पहचान करना चाहिए कि कहाँ पर कोयला है, कहाँ पेट्रोलियम है, कहाँ प्राकृतिक गैस है, कहाँ खाद्यान्न उत्पादन हो रहा, कहाँ ह्यूमन रिसोर्सेस अधिक है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जब आप पहचान कर लेंगे, इनका एक टेबल, एक मैप तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं को जब लागू करने की बात आएगी तो उसके लिए सही तकनीक, सही जो है रिसोर्सेस की बात करेंगे, पहचान करेंगे, तब आइडेंटिफाई करने के बाद तब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के मध्य क्या करना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, इंटर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। क्लियर। चलें आगे। चलिए ठीक। अब हम लोग हेडिंग देंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। अब देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण है संसाधनों का उपयोग करना, तो कोई भी उपयोग कर लेगा, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसकी बचत कैसे की जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। देखा जाए हुआ क्या कि हमारे यहाँ शुरुआत में पृथ्वी पर जो है जंगल बहुत हुआ करते थे, लेकिन देखा जाए लोगों ने क्या किया, अंधाधुंध उसकी कटाई करते करते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जो है वनोन्मूलन पूर्णतः हो गया है, वनों का अभाव दिखाई देता है।
तो अब बात की जा रही वनों का संरक्षण कैसे हो, और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत से जीव जंतु भी विलुप्त हो गए हैं। अब उनका भी संरक्षण की बात की जा रही, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जा रही, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात की जा रही है। ठीक है, तो तमाम इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, कब इनका संरक्षण किया जा सके। लेकिन अगर यही हम शुरू से केयर किए होते तो आज यह सब समस्याएं हमें देखने को न मिलती। ठीक है, क्लियर। तो आइए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, संसाधन किसी भी ठीक है, चलिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु देखा जाए संसाधनों का विवेकहीन उपयोग सामाजिक आर्थिक संसाधनों का विवेकहीन उपयोग सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। ठीक है, इन समस्याओं से बचाव के लिए बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पहले मैं नोट कर लेता हूं, फिर अभी समझा दूंगा। ठीक है, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण चिंता का प्रमुख विषय रहा है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण चिंता का विषय रहा है। अभी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए,
इसको पहले समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखा जाए, जैसे कोई भी अगर हम विकास करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें संसाधन की ज़रूरत है। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमें कई संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर टीचर के रूप में ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर देखा जाए फैसिलिटी के रूप में जो बिजली की आवश्यकता है, कैमरे की आवश्यकता, कंप्यूटर की आवश्यकता, डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है। तो यह सब क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं तब जा कर के हम अपने कार्य को संपादित कर पा रहे हैं, आपके बीच तक पहुंच पा रहे हैं। तो देखा जाए यही कहा जा रहा, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगर संसाधनों का विवेकहीन उपयोग किया जाए, अगर हम इनका क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, ठीक है, नहीं सही से उपयोग करेंगे, तो यह तो इन सामाजिक नुकसान भी हमें होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा, ठीक है, और क्या होगा, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे सपोज दैट हमने बिजली की बात किया, हम बिजली को जो है चालू किए हैं, चल रही है, मीटर चलता जा रहा है, ठीक है। तो पता चला कि आप जानते हैं कि कहीं बिजली मिल रही है, कहीं बिजली नहीं मिल रही है। तो पता चला सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। भाई अगर आप बिजली को बंद करते, बिजली की खपत कम होती, तो वह बिजली कहीं और ट्रांसफ़र की जाती, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिजली का बिल भी आपके ऊपर बर्डन बन रहा, तो आर्थिक भी समस्या हो गई। और अगर बिजली का ज़्यादा उपयोग हो रहा, उससे उत्पादन अधिक करना पड़ रहा है, तो कोयले का प्रयोग हो रहा है, वह पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पर्टिकुलरली एक ही जगह आप ही नहीं कर सकते, हर जगह ये संरक्षण करने की आवश्यकता है, ठीक है। और देखा जाए भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण चिंता का विषय रहा है। जैसे गांधी जी वगैरह जो है, बहुत से ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, जो है संरक्षण संसाधनों का आज से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे भू संसाधन, लेकिन भू संसाधन आज हम लोग नहीं देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि यह लंबा है, ठीक है। भू संसाधन, भू संसाधन, ठीक है, क्लियर। यह लंबा है, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा भू संसाधन, तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लग रही है? आज से जो है हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी की शुरुआत किया है, पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कल या परसों समाप्त हो जाएगा। तो दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए श्री यथार्थ IAS को। धन्यवाद, नमस्कार।